अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 26वीं आईनी तरामीम पर हुकूमती इत्तेहाद और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लाहौर में बड़ी मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ के इशाइये में शरीक होने के लिए आज पहले सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे, फिर मौलाना फजलुर रहमान अपने वफ्द के साथ पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इशाइये के लिए पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। इशाइये में तफाक़ राय होने के बाद कल ही ये तरामीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उनका हुकूमत के साथ आईनी तरामीम के मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे मौलाना से बहुत उम्मीद थी और वो बार बार मौलाना की तारीफें कर रही थी, अचानक मायूस हो गई है। तहम इस मुलाकात के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के इशाइये में शिरकत की है, जो अभी भी जारी है। इसके बाद क्या ऐलान होता है वो देखा जाएगा। इससे पहले आज आईनी तरामीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए हैं। और अब खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर 11:30 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BNP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपने मुसविदे दिए हैं और खुसूसी कमेटी ने आज चारों जमातों के मुसविदों को यकजा कर दिया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता किया और इजलास मुलतवी करने का कहा। आमिर डोगर ने कहा कि हम आईनी तरमीम पर आज अपना इजलास कर रहे हैं, एक दिन दे दिया जाए, जिसके बाद खुसूसी कमेटी का इजलास PTI की दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसविदे पर इत्तफाक हो गया है। PTI से मेरा राब्ता है, अब उनसे भी मिलूंगा। तवील बहस तमहीज़ के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि हम दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। कल मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है और हम ये चाहेंगे कि उनका भी इत्तिफाक राय हासिल किया जा सके। फिर इस्लामाबाद में PTI की क़यादत से भी मुलाकात करूँगा, उनके साथ में मेरा राब्ता है और हमारी ये कोशिश होगी इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो इत्तफाक राय हुआ है, कोशिश होगी कि उसे पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के इत्तफाक राय में बदला जाए। मौलाना की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि इत्तफाक राय में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों को भी शामिल किया जाए, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कल कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और बाकी जमातों को भी एतमाद में ले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। जो तरामीम हुकूमत लेके आ रही है उसमें आर्मी एक्ट हो या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, तो इस बात को मेरा ख्याल है मौलाना शायद सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे कि फिर उस तरमीम का शिकार सबसे पहले मौलाना की जमात ने ही होना है। सियासत में हैरत कोई नहीं होती, सियासत के अंदर अपने पोजीशन के मुताबिक कॉप अप करना होता है। बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती और पहले बाकी जमातों को भी इत्मीनान में ले लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, कुछ दिन पहले तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को तारीख़ी करार दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो कभी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। सारी उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने मौलाना से जोड़ी हुई थी। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के ऊपर शकूक को शुबहात के देखो, ये वो लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं कि आपस में जो है ना इख्तिलाफात, और ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा। पहले दिन खान साहब ने मौलाना साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे और ये उन्हीं की इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हम इतने करीब आ गए। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौका। मौलाना फजलुर रहमान की जो माशाअल्लाह पजीराई हुई है, इनकार करके ना जाकर उनको जो पजीराई मिली है उनके अपने दो सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, आपकी सोच है वो कभी साथ नहीं देंगे। आप लिख लें ये बात मुझसे, आज बिल्कुल करवा लें। जो चमगोइयाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से महरूम करे, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इंकरेजिंग है और इंशाअल्लाह मुल्क के लिए बेहतर हो, कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुतहद हैं। मुलाकातों में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है, मुल्क को इंशाअल्लाह कौम को खुशखबरी मिले। मौलाना साहब का स्टांस से
एक तारीखी अहमियत का है। कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। दिलचस्प बात यह कि मौलाना आज भी कह रहे हैं कि हुकूमत का जो पहला मुसविदा था वो पहले भी मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद है, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने आज ये दावा किया है कि वफाकी हुकूमत का पुराना मुसविदा अब भी बरकरार है। अपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़ायद की ऑफर्स आ रही हैं। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, ओरिजिनल मुसविदा है उसको छुपाए रखा गया है। हमें इत्तला मिली है कि जो उनका पुराना मुसविदा था वही कभी बरकरार है। ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन को मजीद जो है ना लीगली उसको प्रोटेक्शन देने की उसकी बात कर रहे हैं। PTI के MNAs है या दीगर जो अपोजिशन पार्टीज के MNAs और सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही है। 1 अरब से भी ज्यादा की बातें हो रही है। डॉक्टर जरका जो सेनेटर है उसने एक बयान भी दिया है कि मेरे बेटे को जो है ना उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अगवा बराई ओट हो रहा है, वो खला बरादरी से उम्मीद रखता हूँ कि निकले। अभी टाइम है कि हमने मुश्तरका तौर पर जद्दीद को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने एक पोस्ट में लिखा है कि इस हुकूमत और इक़्तिदार में रहने वालों ने बलूचिस्तान के साथ जो सलूक किया उस पर मैंने असेंबली से इस्तीफ़ा दिया। इसके बावजूद एजेंसियां मेरे दोनों सेनेटर्स और उनके अहल खाना को हिरासा कर रही हैं। मेरा वाहिद ऑप्शन अब यह रह गया है कि मैं अपने सेनेटर्स से इस्तीफ़ा मांग लूँ। आपने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर लगने वाली पाबंदियों के बाद से PTI मजीद अंदरूनी इख्तलाफात और तनाज़ात में फंसती जा रही है। पार्टी इजलासों में क़यादत आपस में उलझती नजर आ रही है। पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के बरखिलाफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी क़यादत की अपने ही रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ से ट्रोलिंग भी हो रही है, कराई भी जा रही है। साथ ही पार्टी की कुछ अहम रहनुमा एहतजाज से मुताल्लिक पार्टी की हिकमत अमली पर सवालात उठाते हुए मुबहम अंदाज में कारकुनों को खुद ही एहतजाज के लिए बाहर निकलने की तरगीब दे रहे हैं और इमरान खान तक रसाई ना होने की वजह से यह तनाज़ा उलझता ही चला जा रहा है। खुद इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक भी पार्टी एक पेज पर नहीं है। पहले 15 अक्टूबर को SCO कॉन्फ्रेंस के पहले दिन एहतजाज करने के मामले पर इख्तलाफात सामने आए। फिर एहतजाज मौखर करने के मामले पर पार्टी में 2 ग्रुप सामने आ गए। सियासी कमेटी के इजलास में लेमिन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले की खबरें सामने आईं। फिर कल जब पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान की सेहत ठीक होने के बारे में मालूमात और बाद में मेडिकल रिपोर्ट शेयर की तो पार्टी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हुई, बल्कि तब से बैरिस्टर गौहर खान पर ही शक का इजहार किया जा रहा है और पार्टी में फिर वाज़ेह इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। खुद इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने बैरिस्टर गौहर खान पर एतमाद करने से इनकार कर दिया, जबकि पार्टी के दीगर रहनुमा भी मेडिकल रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान ठीक हैं। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ की इमरान खान की हिरासत से मुताल्लिक की गई पोस्ट तो शेयर की गई है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानवी हुकाम से भी इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है, मगर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से इमरान खान की सेहत के हवाले से पोस्ट की गई मालूमात और डॉक्टर्स की रिपोर्ट को पार्टी के इन दोनों अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से शेयर ही नहीं किया गया है और पार्टी अब भी यही मुतालबा कर रही है कि वो पिम्स के डॉक्टर्स और उनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते, इसलिए इमरान खान के ज़ाती मौलिद से ही उनका मुआयना कराया जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने आज सुबह अपनी पोस्ट में मुतालबा किया कि आज हर सूरत में इमरान खान का मुआयना उनके ज़ाती मौलिद से कराया जाए। जब तक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर खुद खान साहब का मुआयना नहीं कर लेते तब तक किसी की तसल्ली नहीं होगी। जबकि कल रात को जब बैरिस्टर गौहर खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि कुछ देर पहले हमें बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत अच्छी है, तो इसके बाद रात को ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जिनके बारे में अंसार अब्बासी की खबरों में बताया गया था कि वो भी 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में थे, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि आज इमरान खान साहिब से उनके ख़ानदान, वकील या सियासी वर्कर की मुलाकात को 12 दिन गुजर गए हैं। ये पाबंदी तमाम कवानीन और अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। अदालत ने खान साहब की बहन की मुलाकात की दरख्वास्त रद्द की। हुकूमत ने इंसानी तकाज़ों को रद्द किया। एहतजाज ना होने की वजह मैं खान साहब से मुलाकात के बाद अर्ज़ करूँगा। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि ये तारीख दिन हमसे इस्तकामत का तकाजा करते हैं। बेदार कौम किसी दूसरे दर्जे के लीडर के हुक्म का इंतज़ार नहीं करती। हम सबको अपने अंदर झांक कर अपने ज़मीर को टटोलना है। फ़रेब और जबर का निज़ाम हमारे अज़म का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बज़ाहिर सलमान अकरम राजा अपनी मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है, जबकि इसके बाद सलमान अकरम राजा ने एक और पोस्ट की और लिखा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ कल मेरी दरख्वास्त पर बैरून मुल्क से फ़ौरन वापस आए थे। आज वो घंटों अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे, उन्हें खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। बुनियादी इंसानी रवैयों और करोड़ों इंसानों के जज्बात की तज़हीक की गई। अब आम बात यह है कि सलमान अकरम राजा ने वादे किया कि उन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुआयने के लिए अडियाला जेल भेजा था और पार्टी के दीगर रहनुमा भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इमरान खान का मुआयना उनके ज़ाती मौलिद से कराया जाए, मगर
पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ना सिर्फ पिम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर मुतमईन है, बल्कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वफाकी वजीर दाखिला ने पिम्स के डॉक्टर्स से इमरान खान के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए मुत्तफ़िका तौर पर एहतजाज मनसूख करने का फैसला किया गया। मगर सलमान अकरम राजा के साथ साथ अमेरिका में मुकीम तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भी पार्टी क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अपना फैसला खुद कीजिए, किसी का इंतज़ार मत कीजिए, इन तरामीम को रोकने के लिए एहतजाज वाहिद रास्ता है। यही खान की आखिरी मुलाकात में आखिरी हिदायत भी थी। अब हम बात ये भी है कि सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल की ये दोनों पोस्ट तो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल पर शेयर की गई हैं, मगर इमरान खान की सेहत ठीक होने से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर खान की पोस्ट और मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। अब एक तरफ ये सूरत हाल है जहाँ इमरान खान से रब्ता ना होने की वजह से पार्टी में हर रहनुमा अलग अलग बात कर रहा है, क़यादत पर शक का इजहार किया जा रहा है, कारकुन इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। इमरान खान और पीटीआई कैंपेन कर रहे थे कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे, मगर आज इमरान खान इस दौर से बाहर हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिए गए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है, जिनमें कुछ दीगर पाकिस्तानियों के नाम तो शामिल हैं, मगर इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। और इस पर तहरीक इंसाफ शदीद मायूसी का इजहार कर रही है, क्योंकि पीटीआई तवक्को कर रही थी कि इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो उनकी मुश्किलात में कमी भी आ सकती है और बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठेगी। इमरान खान के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप हासिल करने के लिए पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे। उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, वो लॉबिंग भी कर रहे थे, मगर इमरान खान इस दौर से बाहर हो गए हैं। इस पर जुल्फी बुखारी ने अफसोस का इजहार करते हुए पोस्ट किया कि इंतहाई अफसोसनाक है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान का नाम चांसलर के इलेक्शन से खारिज कर दिया है। मेरे वकला ने इसकी वजूहात जानने के लिए यूनिवर्सिटी को लिख दिया है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक चांसलर इलेक्शन कमेटी ने दरख्वास्तों को उन 4 शराइत की बुनियाद पर परखा जिन्हें दरख्वास्तों को खारिज करने के लिए तय किया गया है। इसके बाद तमाम उम्मीदवारों को आगाह किया गया कि उनकी दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले हफ्ते में ऑनलाइन वोटिंग का पहला राउंड होगा, जिसमें वोटर्स जितने चाहें उम्मीदवारों को रैंक करेंगे। फिर 4 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में टॉप 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और ये उम्मीदवार वोटिंग के दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे, जो 18 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में होगी, जिसके बाद 25 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ऐलान कर दिया जाएगा। नए आने वाले चांसलर के ओहदे की मुद्दत 10 साल तक की फिक्स टर्म से ज्यादा नहीं होगी। ये क्या मामला हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुर्जा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, जाहिर है तहरीक साहब बड़ी पुरुमीद थी कि इंटरनेशनली भी बड़ी हेडलाइन बनेंगी, चांसलर मुंतखब होंगे इमरान खान साहब, भरपूर कैंपेन, भरपूर लॉबिंग, सोशल मीडिया पर आवाज़। एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या आपने मालूमात निकाली है? जी शाहजेब, आपको याद है कल ही हमने जियो न्यूज़ को मैंने खबर दी थी जिसमें हमने ये कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसी लीगल ओपिनियन गई है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो एलिजिबल नहीं हो रही है, कि वो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास था जिसकी बेस पे हमने खबर दी थी। जो यूनिवर्सिटी ने जो उनका अपना जो गवर्निंग जो क्राइटेरिया जो गवर्निंग रूल्स है उसके मुताबिक एटलीस्ट उनकी 2 से 3 ऐसी शिकें हैं जिसके ऊपर इमरान खान जो यूनिवर्सिटी के सोर्सेज ने बताया हमें वो उस पर पूरा नहीं उतरते। नंबर 1 जो उनका जो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया है उस पर पूरा नहीं उतरते, और उस पे जो यूनिवर्सिटी ने जो स्टांस लिया उनका ये कहना है कि चूंकि जो तोशा खाना केस है, तोशा खाना केस में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कन्विक्शन हो चुकी है, लिहाजा कोई भी जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है उनके तहत जो किसी भी कोई भी ऐसा शख्स जिसको सजा हो चुकी हो करप्शन के केस में या कोई और केस हो, वो किसी चैरिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पर स्टेटस चैरिटी का है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। लिहाजा एक तो उन्होंने वो स्टांस लिया है कि वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के, चूंकि उसका एक चैरिटेबल स्टेटस है। लिहाजा जो तोशा खाना कन्विक्शन है उसका जो सेंट्रल रोल उस कन्विक्शन का है कि इमरान खान को उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। पूरे जो 40 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था कि वो लड़ना चाहते हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उनमें एक इमरान खान है और एक बांग्लादेशी ओरिजिन के रियान अहमद है, जिनका तकरीबन 3 वीक पहले मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। वो यहाँ पर एक बार टेंडर है। उसके अलावा जो लिस्ट सामने आई है उसमें लाहौर के एक वकील है पाकिस्तानी, तकरीबन 8 से 9 लोग हैं जिनका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। वो सारे लोग थ्रू हो चुके हैं। 2 राउंड के जो पहला राउंड होगा उसमें जो 38 लोग हैं, उसके बाद जो फाइनल राउंड होगा उसमें 5 लोग होंगे। जो दूसरा क्राइटेरिया है शाहजेब, वो यूनिवर्सिटी ने ये असेसमेंट की है कि क्या अगर इमरान खान होते हैं तो वो कोई भी शख्स जो पॉलिटिकली जो एस्पायर करता हो, जिसको
जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कानून साज असेंबली का या तो मेंबर हो या बनना चाहता हो, वो उसको भी वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि जो एक्टिवली किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। अब मैं थोड़ा सा आपको अगर ये एक्सप्लेन करूं कि बहुत बड़े हाई प्रोफाइल नाम जिनके नाम थ्रू हुए, उसमें लॉर्ड पीटर मेंडलसन है जो लेबर पार्टी के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, लॉर्ड विलियम हेग है जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इस तरह जो पिछली हुकूमत में 2-3 मिनिस्टर्स हैं उनके नाम थ्रू हुए। लेकिन उनके बारे में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वो सारे लोग इस वक्त जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर नहीं है बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हैं, लिहाजा उनको उन्होंने थ्रू कर दिया है। इमरान खान के हवाले से जो यूनिवर्सिटी ने पोजीशन ले ली है कि अगर तो वो उनको हिस्सा लेने दिया जाता है तो उनके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन यूनिवर्सिटी के लिए आएंगी। एक तो ये कि वो उनको लगता नहीं है कि इमरान खान की फौरी जो उनको रिलीफ मिलेगा केसेस से। यूनिवर्सिटी की ये भी असेसमेंट थी कि वो पॉलिटिकली अगर इमरान खान का हो जाते हैं तो पूरा जो यूनिवर्सिटी का जो अपना फंड रेजिंग को दीगर जो इंगेजमेंट्स होती हैं वो उसमें पूरा नहीं उतर सकेंगे और पूरी जो अटेंशन है वो सारी एक पॉलिटिकल हो जाएगी। और अब से थोड़ी देर पहले जो इमरान खान के जो एडवाइजर है, जो पूरी कैंपेन, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई। जुल्फिकार बुखारी, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया जियो न्यूज़ के लिए, वो ये कह रहे हैं कि उनको कोई डाउट नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लिया और ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर डाला गया। लॉर्ड हनान जो उनके साथ मिलकर कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने भी जो मेरी उनसे बात हुई वो समझते हैं कि बहुत बड़ी लॉबिंग हुई है और प्रेशर डाला गया यूनिवर्सिटी पर, जिसकी वजह से इमरान खान को थ्रू नहीं होने दिया गया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई कल और आज, यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि वो जो क्राइटेरिया है वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते थे, लिहाजा उस बेस पर उन्होंने इमरान खान को जो रेस की जो नेक्स्ट स्टेज है उस पर जाने से उन्होंने पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह, तफसीलात बता रहे थे। बरतानिया से बुरी खबर आई है तहरीक इंसाफ के लिए, मगर पाकिस्तान में भी चाहे अंदरूनी पार्टी इख्तलाफात हों, आइनी तरमीम हो, हवाले से पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तज़कियाकार मुनीर फारूक साहब। फारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अब ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्हें वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद कल सारा दिन एक डॉक्टर इंतजार करता रहा, फिर भी खबरें आती रही किसी ने चेकअप किया नहीं किया, बट उन्होंने रिपोर्ट भी शेयर कर दी। अब अपनी पार्टी बैरिस्टर गौहर खान साहब पर पड़ गई है, इमरान खान साहब की बहनों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर अलग इख्तलाफ है। मौलाना से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, मौलाना भी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की तरफ चले गए। उन्होंने कल खैर ऐलान कर ही दिया कि इत्तफाक हो गया पीपल्स पार्टी के साथ। ये जो पहले मैं बात करना चाहूँगा जो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से हुआ, जो कि 15 तारीख को एहतजाज उन्होंने मौखर किया, क्या ये बाय डिज़ाइन पीटीआई के साथ खेला गया है, उन्हें एम्बैरेस किया गया है? शाहजेब साहब देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं किसी भी एक स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ पिछले 1-2 महीने के अंदर जाहिर बात है एक कुछ सेटबैक्स पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं शायद छोटे मोटे उनके लिए भी हुए, और कुछ चीजें जिस तरह गंडापुर साहब ने संजानी जलसे के अंदर किया, उससे पहले एक एतवार को जिस दिन सेशन बनाया गया और कुछ ना हो सका, 2-2 सेशंस बुलाए गए और उस दिन वोटिंग ना हो सकी। मौलाना साहब उस दिन बिल्कुल काबू में ही नहीं किसी के आ रहे थे, उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाई। तो हालात मुझे लगा कि कुछ सेटबैक हुआ है और इस बात की बड़ी डीप रियलाइजेशन भी थी। तो मुझे लग रहा है कि जो अब हो रहा है ये उसका एक काउंटर मेजर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए और देखते हुए, वो शायद मामला उधर ही जा रहा है कि आपको बतदरीज एक के बाद एक दिन कोई ना कोई नई सख्ती ही नजर आती है। और ये जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है इमरान खान साहब के साथ, अब मेरे ख्याल में इसके पीछे एक ठीक ठाक किस्म का वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऑफ द कफ किसी ने कह दिया कि जी इनके साथ राब्ता बंद कर दिया जाए। ये बाय डिजाइन हुआ है, बाय स्ट्रेटजी हुआ है, एंड आई थिंक इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट के इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि पार्टी को अगर आप देखें, जिस तरह आपने कहा कि वो बिल्कुल गौहर खान साहब के पीछे पड़ गए हैं, एक पार्टी डिसरे में है, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कोहेजन नजर नहीं आ रही, और बयानात भी ऐसे ही हैं। जनाब सलमान अकरम राय साहब गुस्सा निकाल रहे हैं यूट्यूबर्स के ऊपर कि भाई आपके कहने पे तो हमने पार्टी नहीं चलानी और ना ही हमने गिरफ्तार हो जाना है। सब ने पार्टी के अंदर वर्कर्स वर्कड अप हैं कि भाई हम शेल खाने के लिए और मारे खाने के लिए बाहर निकलते हैं, और एमएनए साहबान अपने घरों में बैठ के या बाहर खेतों में निकल के वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी दो चीज हो सकती हैं, या ये स्ट्रैटेजी और पॉलिसी शिफ्ट दोनों है, या स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल में इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि ये पॉलिसी शिफ्ट भी हुआ है
और रहनुमा भी आपस में, ज़ाहिर इजलास में भी हमने देखा कि लड़ाइयों की खबरें सामने आई, इख्तलाफात की खबरें सामने आई। अली अमीन गंडापुर हमाद अजहर को कह रहे हैं कि खुद तो बाहर निकलते नहीं हो, कारकुनों को आगे कर देते हो, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आगे आते हैं। हमाद अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि तुम भी तो कारकुनों को डी चौक में छोड़कर चले गए थे। ये सारी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। अब आपने कहा कि ये अगर बाय डिज़ाइन था, बाय स्ट्रेटजी था, तो उसका बड़ा फ़ायदा सामने आया है। पार्टी ये कह रही है कि SCO को बहाना बना के आईनी तरमीम करने के लिए कि कोई प्रोटेस्ट ना हो और आईनी तरमीम हुकूमत करने में कामयाब हो जाए, ये पूरी की पूरी ये स्ट्रैटेजी थी। तो ये स्ट्रैटेजी आईनी तरमीम तक ही है या फिर इमरान खान साहब का राब्ता आगे भी इसी तरीके से मुनक़ता रखा जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो बहरहाल कारकुनों में है और गम गुस्सा भी है, उनकी तबीयत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तशवीश है। शाहजेब साहब, ये मुझे लगता है अब ये कुछ चीज़ों को जिस तरह हम देखते हैं, मुझे तो लगता है कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। शायद जिस कंसिस्टेंसी से आपको याद होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर भी रोज इमरान खान रिपोर्टर आते हैं आपके बड़े जबरदस्त, और वो फिर आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आज रिपोर्टर से क्या गुफ्तगू की, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, उन्होंने क्या बात की। फिर कभी वो गैंग ऑफ 3 की बात करते हैं, कभी वो मुल्क के बादशाह की बात करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें, इनकी कंसिस्टेंसी कम हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये शायद टाइम लिमिटेड हो और 19 तारीख के बाद ये चीजें दोबारा खोल दी जाएं, लेकिन शायद ये चीजें अब उस तरह वापस ना आ सकें तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि चंद लोगों का ये कहना है हुकूमती हलकों में, एंड ऑब्वियसली वो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो बड़े बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं और वेल कनेक्टेड हैं। उनका ख्याल ये है कि जी जेल तो अब शुरू हुई है इमरान खान साहब की, असल मामला तो अब शुरू हुआ है। तो अगर मैं इन बातों को देखूं तो फिर तो कोई अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। मतलब मगर तहरीक इंसाफ की सारी उम्मीदें मौलाना से थी, जितनी मौलाना की तारीफें की और मौलाना को जो इस वक्त जमहूरियत की बका का ज़ामिन समझने लगी थी तहरीक इंसाफ, और आईनी तरमीम के में सबसे बड़ी रुकावट, अब पीपल्स पार्टी और मौलाना का हो गया इत्तफाक और तहरीक इंसाफ दोबारा बड़े कंसर्न्स का इजहार कर रही है। तो मौलाना ने भी क्या इस्तेमाल कर लिया या फिर तहरीक इंसाफ ने कुछ उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बांधी थी? क्योंकि जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस वक्त, तो मौलाना, बिलावल, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब लाहौर में मीटिंग कर रहे हैं और यही तवक्को की जा रही है कि कंसेंसस का नतीजा निकलेगा और आईनी तरमीम हो जाएगी। देखिए शाहजेब साहब, ये आईनी तरमीम से ज्यादा मुझे तो कोई शायद वर्ल्ड वॉर 3 लग रही है, क्योंकि जिस तरह की सब बंदियां इसके अंदर हुई हैं और जितनी अलाउ मी टू से, बिकॉज मैं कमजोर आदमी हूं, कि जितनी सख्ती का रुझान हर तरफ से नजर आ रहा है, तो उसमें तो ये लगता है कि शायद ये किसी जंग से कम नहीं है या कोई ऐसा पर्पस अचीव करना है जो कि बहुत जरूरी है और निज़ाम की नहीं है, और इससे एक निज़ाम का एक कंपोनेंट मिसिंग है या मेल फंक्शन कर रहा है, तो उसका तब्दील करना या उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, जो नजर आ रहा है। लेकिन जो मौलाना साहब के साथ मामलात हुए हैं, देखिए एक बात तो क्लियर है, ये तरमीम अब उस नौयत या उस तरीके से नहीं आ रही जो कि पहला ड्राफ्ट था। वो तो समझे एक पूरा का पूरा एटम बॉम्ब था, वो नेचुरली मौलाना साहब और सबके लिए वो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था, उसको तो टोन डाउन कर लिया गया है और अब शायद ये फेज वाइज हो। मुमकिन है कि ये आईनी अदालत और जजेस अपॉइंटमेंट का जो तरीका है ये शायद उसके करीब करीब हो और बाकी चीजों को जरा फेज 2 में रखा जाए, 3 में रखा जाए, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड कि ये एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज है कि आईनी अदालत बने और जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका बने। ये खबर कुछ इस लिहाज से आ रही है, और जो आईनी अदालत के पहले सरबराह की तैनाती है शायद वो भी, क्योंकि उसमें भी आपको याद होगा अगर आपने उसका जायजा लिया था, तो वो टाइम वो एक उसके साथ सनसेट क्लॉज लगा दिया था कि पहले आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो सदर करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन शायद उसको भी कुछ बताया जा रहा है, और जो खबर मैं हासिल कर सका हूं, वल्लाह आलम एक्चुअल ड्राफ्ट में हमें क्या पता चलता है, लेकिन वो भी शायद अब पार्लिमानी कमेटी के जरिए हो कि सदर और वजीर आजम का ऑफिस उस चीज से पूरा निकल ही जाए। सो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईनी अदालत तो बनती नजर आ रही है। अब मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब इतना ओवर पावर कर पाए हैं बिलावल साहब को कि वो आईनी अदालत का मुतालबा सिरे से छोड़कर महज एक आईनी बेंच तक बन जाए, क्योंकि आईनी बेंच को तो
कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहा कि वो किसी काम का या किसी मतलब का नहीं होगा। और ये आप बात है कि बिलावल ने बड़ी सख्त पोजीशन इस हवाले से ली। उन्होंने अपना चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो या इंटरव्यूज़ हो, उस पर बड़ी एक सख्त पोजीशन थी। मौलाना थोड़े फ्लेक्सिबल जरूर नजर आए थे कि ये इस बात को देखा जा सकता है कि क्या होगा। तो देखते हैं, क्योंकि कल सारी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की, बट अब ये तो नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ रिटायर होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को, मगर अभी तक हुकूमत ने नोटिफाई नहीं किया। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें शो में बताया कि बड़ा इसरार है नून लीग का कि टॉप 3 से सिलेक्ट करें अगला चीफ जस्टिस, ये आईनी तरमीम हो जाए। तो अभी तक आपको लगता है ये रुकावट मौजूद है? क्योंकि हुकूमत ने बड़े खदशों का इजहार कर दिया जिस मंसूर अली शाह साहब से, और पीटीआई ने बड़ी उम्मीदों का इजहार कर दिया उनसे। शाहजेब साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस वक्त जब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब इस वक्त तो एक एसेंशियल समझे जाते हैं आजकल की हालात और वाक़यात और मामलात के लिए, और पूरी कुव्वत से हर कोई चाहता है कि उनको आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए। अब कल हमारे लिए कोई सरप्राइज आ जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, गैब कल अल्लाह के पास है। लेकिन आज तक जो प्रेफरेंस है या चाहत है वो तो बाकायदा तौर पर नजर आ रही है। जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, मुझे अंदाजा होता है और कुछ पता मालूम भी इसमें चला है कि शायद उनकी तरफ से भी बिल वास्ता बिला वास्ता ये बात जरूर सामने आई है कि जी मुझे तो खामखा या ऐसे मामलात के अंदर इस तरह से पेंट कर दिया गया है एज इफ आई एम अ पार्टी, वेयर एज उनका कोई ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले इस हवाले से भी एक प्लान भी रखा गया था कि ये बात कम्युनिकेट की हुई है हर एक को कि अव्वल तो कुछ होगा नहीं, अगर आईनी तरमीम नहीं भी होती तो कोई मुहिमजुई नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो फिर उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। ये भी विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स शायद हर एक को पता है इस बात का। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इजलास अभी भी जारी है, जैसे ही लाहौर से कोई फैसला सामने आता है इस मुलाकात का वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज साहिबा ने बहुत दिनों से एक खबर थी, उस खबर को झूठ करार दिया और झूठ करार देते हुए कार्रवाई का ऐलान किया। कार्रवाई शुरू भी कर दी है। क्या तफसीलात हैं, क्या मामलात हैं, क्योंकि तालिब इल्मों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, एहतजाज भी हो रहा था, उन्होंने एहतजाज के हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने रखी। आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पीर को लाहौर में कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना रेप की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज की एक तालिबा को रेप का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद लाहौर में तलबा सड़कों पर निकल आए थे और उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर यह गलत खबर भी फैलाई गई कि मुतासरा तालिबा का इंतकाल हो गया है और कॉलेज इंतजामिया वाक़े को छुपाने के लिए मुतासरा तालिबा के अहले खाना पर दबाव डाल रही है। साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया गया कि इंतजामिया ने वाक़े की CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी है। और दूसरी जानिब कॉलेज इंतजामिया मुसलसल कहती रही कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और पंजाब पुलिस भी मुसलसल ये दावा करती रही कि ऐसा वाक़या हमारे सामने नहीं आया है। अगर किसी के पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसकी तहकीकात करें। मगर ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुजाहिरीन का इश्तियाल मज़ीद बढ़ गया और एहतजाज का दायरा पंजाब के दीगर शहरों तक फैल गया। और इस सारे वाक़े का संगीन पहलू मुजाहिरों के दौरान सामने आने वाला पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वो बयान था। वज़ीर तालीम ना सिर्फ तलबा के एहतजाज में पहुँचे बल्कि उन्होंने तालिबा के साथ ज्यादती की अफवाहों की बगैर किसी तहकीक के तस्दीक भी कर दी। पंजाब कॉलेज वालों को भी ये कह रहे किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई तो आई विल टेक इट। इन्होंने अपनी बहनों के लिए आवाज उठाई। ये तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा पंजाब के वज़ीर तालीम ने यह दावा भी किया था कि मुतालिका कॉलेज इंतजामिया ने इस वाक़े की CCTV फुटेज डिलीट की है, जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। तो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टंग, ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल।
पंजाब के वज़ीर तालीम के इस बयान से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई थी और सोशल मीडिया पर खबरें ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने लग गईं। मंगल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी और इस दौरान पुलिस ने भी उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया था जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। इसके अलावा जिस बच्ची का नाम लेकर यह खबर फैलाई जा रही थी उसके वालिद और चचा भी सामने आए। लाहौर पुलिस की ASP शेरबानो नकवी के साथ एक वीडियो बयान में उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि वो घर में गिरने की वजह से अस्पताल में दाखिल थी। लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पर वो 7 दिन एडमिट रही हैं। जबकि आज वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे वाक़े को फेक न्यूज़ करार दे दिया और कहा कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें फैलाई गई। एक वाकया सरफेस किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाकया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन रिस्पॉन्ड किया। बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाकया हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गई जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज़ ने वाक़े से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाने में PTI के मुलविस होने का इशारा देते हुए कहा कि बार बार एहतजाज की कॉल्स नाकाम होने के बाद उन्होंने एक निहायत ही ख़तरनाक और घटिया मंसूबा बनाया है। पंजाब हुकूमत इस वाक़े की जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए। FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है। जो इन्वॉल्व है, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। जबकि मरियम नवाज़ ने पंजाब के वज़ीर तालीम की तरफ से बगैर तहकीक के पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने के फैसले को भी गलत करार दिया। मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। जबकि आज पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाक़े की तस्दीक के हवाले से दिए गए अपने बयान की भी तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने बयान में साफ अल्फाज में कहा था कि उनकी समझ के मुताबिक ये वाक़या हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे गया स्टूडेंट्स को पैसिफाई करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए कि हमने जलाओ घिराव नहीं करना, हमने अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का है तो उस पर बैठ के बात करनी है। बट ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि डिफरेंट लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मर्जी से क्लिप्स चलाने होते हैं। मैंने ये कहा कि बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो वीडियोस डिलीट की गई, कॉलेज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वीडियोस डिलीट नहीं की गई और वो मौजूद हैं, और इस पे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंक्वायरी कमेटी बन गई जिसकी आज रात को 48 आवर्स एंड हो रहे हैं और सारी फाइंडिंग सबके सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये बताते जाएं कि कॉलेज की जो आपने रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की थी वो कल से बहाल हो जाएगी, ये कब तक होगी? ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल करने का अमल भी इस वजह से ताकि उन बच्चों को भी ये यकीन हो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही। तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्वायरी कमेटी की आज फाइंडिंग्स आएंगी, अगर उसमें कॉलेज गिल्टी नहीं है तो उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बहाल होगी। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। आज लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि गलत मालूमात फैलाने की तहकीकात के लिए FIA की 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। जबकि इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आज ये बयान भी सामने आया है कि पुलिस ने तलबा को मुश्तइल करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्ची के रेप की खबर को झूठा करार देते हुए ये भी कहा कि बच्ची मीडिया पर आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पर आए। बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे।
इस बात की तहकीक और तफ्तीश बहुत आम है कि बच्ची का रेप हुआ था या नहीं और कौन कौन इस खबर को फैलाने में मुलव्विस है। मगर मरियम नवाज़ साहिबा को ये पता होना चाहिए कि रेप एक जुर्म है, एक संगीन जुर्म, और इस जुर्म का शिकार होने वाला कोई भी शख्स पाक साफ होता है और इंसाफ का मुस्तहिक होता है। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सहाफ़ियों को तनबीह की कि कोई शोर या बदतमीज़ी नहीं करेगा। फिर उन्होंने सहाफ़ियों को नौकरी की धमकी दी। जब उनका 15 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ तो उन्होंने खुद अपना 56 सेकंड का क्लिप पोस्ट किया और लिखा कि यह है आज का पूरा क्लिप। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में चली गई। बाद में देखा तो पता चला कि मैंने कोई धमकियां और गुस्ताखी की है। बड़े बड़े सहाफ़ी भी एडिटेड क्लिप का शिकार हुए। हाथ जोड़कर डिसिप्लिन और खामोशी की रिक्वेस्ट कर रही थी। ओहदों की बजाय हमेशा इज्जत कमाने की कोशिश की। मगर देखिए खुद अपने अपलोड किए गए क्लिप के मुताबिक अज़मा बुखारी कैसे हाथ जोड़कर मगर सहाफ़ियों को धमकी दे रही। दूसरी बात ये है कि ये हाइपर एक्टिव नहीं होना, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। जहाँ करके खड़े होकर भी आप शुरू हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली होनी चाहिए, आखिरी नहीं, और मेरी इज्जत भी आप और आप लोगों की अपनी तो है ही है, तो मेरी इज्जत भी आपके हाथ में। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं भाई, मेहरबानी करना। और क्या करा मैं भाइयों तुम लोगों के साथ तो 2 दफा हाथ जुड़े हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की, मैंने कभी किसी को, आपने जो भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मैंने हमेशा बर्दाश्त किया बड़ी बहनों की तरह। लेकिन अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉइसेस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मेहरबानी। आप हाथ जोड़कर करें या बुलंद आवाज़ में करें, आप तमीज़ से करें या बदतमीज़ी करके करें, आप होती कौन हैं सहाफ़ियों को नौकरी की धमकी देने वाली, ये कहने वाली कि आप उन्हें स्पेयर नहीं करेंगी, ये कहने वाली कि आपकी शिकायत का मतलब है कि उनकी नौकरी जा सकती है। ओहदों पर पहुंचकर लोगों के रवैये कैसे बदल जाते हैं। आप इन्हीं कैमरामैन, इन्हीं रिपोर्टर्स के हामी होते हैं, इनकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। या आपका मौक़िफ़ पेश करें, टीवी चैनल्स तक पहुंचाएं और टीवी चैनल्स फिर आपका मौक़िफ़ नशर करें, इसके लिए आप हर वक्त इनके साथ खड़े होते हैं। मगर ओहदों पर जाकर आपकी चीफ मिनिस्टर के सामने वो शोर ना करें, सवाल ना करें, उस पर आप नौकरी की धमकी देते हैं। आप चाहे हाथ जोड़कर करें या फिर बुलंद आवाज़ में करें, तमीज़ से करें या बदतमीज़ी के साथ करें, बात तो यही है कि आप धमकी दे रही थी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। आपने ट्वीट में जो पूरा क्लिप शेयर किया है वो हमने आवाम को दिखाया है और वो साफ बता रहा है कि आप क्या कर रही थी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। एक तरफ लाहौर में 26वें आईनी तरमीम के हवाले से इजलास हो रहा है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में मौजूद हैं और दूसरी तरफ पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया सामने आ गया है, जिसके मुताबिक आइन में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मुजाहिमत का फैसला किया गया है। आइन में तरमीम और इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुमे को बुलगीर एहतजाज का ऐलान किया गया है। सियासी कमेटी की जानिब से अडियाला में कैद इमरान खान से रवा रखी जाने वाली ज्यादतियों की मजम्मत की गई है। एलामिया में इमरान खान के बुनियादी हुकूक की और उन तक अहले खाना, वकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का भी मुतालबा किया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक किया गया है। सियासी कमेटी की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। साथ ही इंतजार हुसैन पंजोता, आजम सवाती और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामान की फौरी रिहाई पर भी जोर दिया गया है। और दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया है। एससीओ इजलास की खुश उसलूबी से इनेकाद और तकमील में पाकिस्तान की कामयाबी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें शिरकत के लिए 4 जौहरी ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का इख्तियार रखने वाले 5 में से 2 ममालिक समेत 8 इलाकाई मुल्कों के सरबराहान, नुमाइंदे और मंदूबीन ने शिरकत की। अहम इलाकाई तिजारती, खारजी और सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहिमी ताउन की यकीन दहानियाँ कराई गई। वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत की और फिर आज वो सब वापस रवाना हो गए। 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और फिर अगस्त में 2016 में सार्क ममालिक के वज़राए दाखिला के इजलास के बाद पाकिस्तान की जानिब से ये सबसे बड़ा इवेंट होस्ट किया गया है। इस इजलास में भारत की शिरकत भी काफ़ी अहमियत की हामिल रही। भारत ने अपनी नुमाइंदगी के लिए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजा, जो आज इजलास ख़त्म होने के बाद वापस भारत रवाना हो गए। इस इजलास से पहले दोनों ममालिक की जानिब से वादे किया गया था कि एससीओ समिट के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत नहीं होगी, ना ही दोनों ममालिक की इस इजलास की साइडलाइंस में कोई मुलाकात शेड्यूल थी। अलबत्ता आज दुराने के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़
इफ्तार की सिटिंग साथ साथ थी और यूं दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ। इस हवाले से एजाज सईद की खबर के मुताबिक दोनों के दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ क्रिकेट के मौजू से हुआ। अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़िद हो रही है और ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से इस बारे में बातचीत का आगाज़ कर दिया गया है। SCO इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के बारे में कहा कि आलमी बिरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देनी होगी। जबकि इसके अलावा SCO इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात और तनाज़ात बातचीत से हल करने के अज़म का इयादा किया गया। एलामिया में कहा गया कि ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने के उसूल आलमी ताल्लुकात की पायदार तरक्की की बुनियाद है। इस SCO इजलास में ज़रई ताउन के फ़रोग़ के प्रोग्राम की मंजूरी, ज़रई तिजारत में इजाफा, गुरबत के खात्मे और अवाम की फलाह और बहबूद बेहतर बनाने के लिए मज़ीद ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल SCO के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SCO इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। मुश्तरका एलामिया मईशत, तिजारत, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी समेत अहम इशूज़ का अहाता करता है। शंघाई ताउन तंजीम के रूल्स के मुताबिक इस इजलास में ममालिक अपने दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत नहीं करते। आज के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपने खिताब में कहा कि एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अगर बाहिमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। जयशंकर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी वो 3 बुराइयां हैं जिनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राब्तों का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान से रवानगी के वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और हुकूमत पाकिस्तान का मेज़बानी के लिए शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।